हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 3 रंगा's मैरिज पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर के जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो हैं मस्ती वेंकटेश अयंगार। तो ये जो इस लेसन की थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। रंगा's मैरिज सुनकर एकदम से आपको एक्साइटमेंट होगी कि ये किसी मैरिज को लेकर, कि रंगा की मैरिज को लेकर ये चैप्टर होगा। तो ऑफ कोर्स इट इज़ राइट। लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दिस स्टोरी। रंगा की जो ये मैरिज की स्टोरी है, रंगा's मैरिज, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें ये बताए स्टोरी में जो नरेटर है वो एक मैनिपुलेशंस इसके अंदर शो करी हैं कि वो किस तरीके से एक यंग बॉय को मैरिज के लिए, एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि विलेज की थी, उससे मैरिज करने के लिए वो उसे मैनिपुलेट करता है एंड ही मेक्स हिम टू मैरी दैट गर्ल। द स्टोरी डेट्स बैक to the early days of British rule, when English was not used in a big way। कि कहानी कब की है? बहुत पहले, जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में और इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं थी। तो इस स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है रंगा, जिसका पूरा नेम रंगप्पा है। रंगप्पा जो कि गांव के एक अकाउंटेंट का बेटा है, उसे पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजता है और 6 मंथ्स के बाद में जब वो बेंगलोर से वापस अपने विलेज होसाहल्ली में आता है तो लोगों को लगता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है कि अरे जो अकाउंटेंट है उसका बेटा बेंगलोर से पढ़कर आया है। तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं रंगा को देखने के लिए कि आखिर रंगा में क्या चेंजेस आए हैं। और कोई उसे टच करके देखता है, कोई उसके पास आकर देखता है, कोई उससे बात करके देखता है कि आखिर देखें इसमें क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं और रंगा वॉज एज इट इज़, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और इसमें नरेटर फिर उसके बाद में रंगा से उसकी शादी के इश्यूज़ के बारे में बात करता है कि वो किस तरह की लड़की से शादी करना चाहता है। तो रंगा अपना आइडिया उसे बताता है कि वो एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता है। तो जो इसमें हमारा जो नरेटर है वो फाइनली इस लड़के को एक यंग गर्ल जो कि इमेच्योर गर्ल थी, जस्ट 11 ईयर ओल्ड थी, रत्ना, उसके साथ शादी करने के लिए वो मैनिपुलेशंस करता है। और विलेज के जो शास्त्री जी थे, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनको वो इस केस में बीच में लेकर लाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। और वो फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि जो रंगा है वो रत्ना के साथ शादी करेगा और वो फाइनली उससे शादी करके सेटल हो जाता है। तो ये जो कहानी है, द स्टोरी, ये जो स्टोरी है, इट डिपिक्ट्स द लाइफ इन इंडियन विलेजेस इन द पास्ट। कि जो भारतीय गांव थे पुराने टाइम में, ब्रिटिश रूल के टाइम पर, उस वक्त उन गांव में क्या होता था। उस वक्त जो गांव थे उनमें चाइल्ड मैरिज होती थी। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। उसी का इस स्टोरी में एक एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर में ऊपर दिया है मेन हेडिंग से ऊपर, उसे देख लेते हैं हम। रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़। कि रंगा जो कि एक अकाउंटेंट का बेटा है, एक बहुत अनकॉमन टाइप, उसमें रेयर ब्रीड कहा गया है कि विलेज के जो फोक हैं, फोक बोलते हैं पीपल्स को, कि गांव के जो लोग हैं उनमें एक वो रेयर ब्रीड था। उसे रेयर ब्रीड क्यों कहा गया? क्योंकि वो बाहर पढ़ने के लिए जाता है, इसलिए उसे रेयर ब्रीड कहा गया। क्योंकि गांव में लोग अक्सर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा नहीं करते, लड़कियों को तो ख़ास तौर से पढ़ाया ही नहीं जाता था क्योंकि ज़्यादातर स्कूल होते ही नहीं थे। हैज़ बीन टू सिटी टू परस्यू स्टडीज़, क्योंकि उसे बाहर सिटी में, शहर में अपनी पढ़ाई को आगे कैरी ऑन करने के लिए भेजा जाता है। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not। आज जब वो बेंगलोर से वापस अपने गांव आता है तो क्या होता है, गांव के सभी लोग उसके चारों तरफ मिल कर लेते हैं। क्राउड्स मिल का मतलब है यहाँ पर कि जो क्राउड है वो गैदर हो जाता है, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, उसके घर के आसपास। और लोग किस लिए इकट्ठे होते हैं? ताकि ये देख सकें कि रंगा में क्या चेंजेस आए हैं, कि वो बाहर पढ़ने गया, वो इंग्लिश पढ़ने गया, आखिर उसमें क्या चेंजेस आए।
His idea about marriage are not quite different. और are they? तो यहाँ पर जो नरेटर है, जो स्टोरी राइटर है, वो एक क्वेश्चन रेज करता है कि उसके जो आइडिया थे शादी को लेकर, क्या वो बाकियों से अलग थे या नहीं थे. तो चलिए अब स्टोरी देखते हैं. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganathan विवाह और रंगनाथा विजया? कि स्टोरी के टाइटल को देखकर लगता है कि रंगाज मैरिज ही क्यों नेम रखा गया, रंगनाथन विवाह या रंगनाथा विजया क्यों नहीं रखा गया. विजया का मतलब भी विवाह होता है, मैरिज ही होता है. वेल येस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याण. तो जो राइटर हैं वो कहते हैं कि यहाँ मैं कोई और माउथ फिलिंग मीन्स बिग एंड हाई साउंडिंग, जिसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़े रीडर्स पर, ऐसा नेम भी रख सकता था. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरिजा's वेडिंग. लेकिन क्योंकि जो स्टोरी है वो ना तो गिरिजा की वेडिंग से रिलेटेड है और ना ही जगन्नाथा की विजय से रिलेटेड है. इट्स अबाउट आवर ओन रंगा's मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. क्योंकि ये कहानी तो रंगा की शादी से है, हमारे रंगा की शादी से है, इसलिए इसका कोई अट्रैक्टिव टाइटल नहीं रखा गया. होसाहल्ली इज़ आवर विलेज, कि हमारे गांव का नाम क्या है, होसाहल्ली. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, व्हाट अ पिटी, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. जो नरेटर है वो कहते हैं कि तुमने ज़रूर नाम सुना होगा होसाहल्ली. नहीं सुना? अरे इट्स सो पिटी, कितनी अजीब बात है कि तुम्हें यही नहीं पता कि होसाहल्ली कोई विलेज है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. आगे नरेटर बोलते हैं कि ये इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑन इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, कि किसी भी ज्योग्राफी की बुक में ऐसी प्लेस का नेम मेंशन ही नहीं है. दोज साहिब्स इन इंग्लैंड writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. नरेटर कहते हैं कि जो बड़े बड़े साहिब इंग्लैंड में बैठे होते हैं, जो इंग्लिश में लिखते हैं, शायद वो जानते ही नहीं कि इस अर्थ के ऊपर इस नेम की कोई प्लेस भी एग्जिस्ट करती है. शायद इसीलिए इसको कहीं कोई लोग जानते ही नहीं. आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, कि हमारे तो अपने ही लोग इस जगह को भूल गए. You know how it is. They are like a flock of sheep. जो राइटर है वो कहते हैं कि लोग तो कैसे हैं, flock of sheep. flock of sheep यानी भेड़ों के झुंड की तरह. One ship walks into a pit, the rest blindly follows it. कि एक शिप जब पिट किसे बोलते हैं, गड्ढे की तरफ जाती है तो बाकी सारी भी उसे ब्लाइंडली फॉलो करती हैं. ब्लाइंडली फॉलो करती है मतलब कि उसके पीछे पीछे ऐसे ही चल पड़ती हैं, बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ती हैं. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? नरेटर बोलते हैं कि जब बड़े बड़े साहिब जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो हमारे अपने जो कार्टोग्राफर्स हैं, जब वही इस जगह के बारे में नहीं जानते, वही इसे मैप पर डालना भूल गए, तो फिर तुम क्यों नहीं भूल सकते. कार्टोग्राफर एक न्यू वर्ड आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिला है. कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब होता है वन हु ड्रॉज मैप ऑफ अ टेरिटरी, यानी वो जो किसी एरिया के मैप को ड्रॉ करता है, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर. सो सॉरी, आई स्टार्टेड somewhere and then went off in another direction. जो नरेटर है वो बोलते हैं कि अरे सॉरी भाई, मैंने तो कहानी कहीं और से शुरू करी थी और मैं चला गया कहीं और. If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet Karigadabu is to a festival meal, then Hosahalli is to Mysore state what the filling is to the Karigadabu. यहाँ वो एक एग्जाम्पल ले रहा है जो नरेटर है, वो कहते हैं कि जैसे भारत के लिए मैसूर स्टेट है, ठीक उसी तरीके से कारीगडबू एक फेस्टिवल मील है, एक मिठाई, एक स्वीट है जो कि ख़ास मौक़ों पर बनाई जाती है.
तो कहते हैं उसके लिए जितनी इम्पोर्टेंस फिलिंग की है उतनी ही इम्पोर्टेंस मैसूर की भारतवर्ष के लिए है। तो यहाँ एक कंपैरिजन उसने दिया है। व्हाट आई मीन्स, कारी गडबू एक बहुत फेमस स्वीट है सदर्न इंडिया का, साउथ इंडिया का, और इसके अंदर कोकोनट और शुगर की फिलिंग की जाती है। मीन्स अगर कारी गडबू में अगर कोकोनट और शुगर को फिल नहीं किया जाए तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं, उसका कोई मायने ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से मैसूर का भारतवर्ष के लिए, भारत के बिना मैसूर के बिना भारतवर्ष का भी कोई मायने नहीं है। What I have said is absolutely true. Believe me. राइटर कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। एब्सोल्युटली का मतलब होता है कंप्लीटली। इट्स कंप्लीटली ट्रू। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। कहते हैं कि मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर तुम क्वेश्चंस पूछो इस पर, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। लेकिन मैं अपने ही ओपिनियंस में से बना रहूँगा। मीन्स मेरी ओपिनियन चेंज नहीं होगी। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाली। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्टा। राइटर कहते हैं कि सिर्फ एक मैं ही ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसकी ओपिनियन चेंज नहीं होगी होसाली के लिए। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी हैं जिनका नेम गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, कि वो भी मेरी बात से सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, कि वो कई जगह पर गए भी हुए हैं। नो, नॉट इंग्लैंड। कह रहे ये मत सोचो कि वो इंग्लैंड गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अय्या अनैया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। कि जब भी कोई उनसे पूछता है कि क्या आप इंग्लैंड गए हो, तो वो क्या कहते हैं, वो डॉक्टर रिटर्न में कहते हैं नो अनैया, मैं वहाँ नहीं गया, वहाँ जाना तो मैंने आप पर छोड़ दिया है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है अनैया। अनैया एक कन्नड़ा का वर्ड है, ठीक है, कन्नड़ भाषा का वर्ड है, और जो रिस्पेक्ट के लिए एल्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, बड़े भाई के लिए अनैया वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। वो कहते हैं कि मेरा बाकी जैसे फ्ली पेस्टर डॉग, यानी कि जब डॉग्स के ऊपर पेस्टर लग जाते हैं, पेस्टर जैसे डॉग्स के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स बैठ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उसके डॉग को परेशानी होती है, वो उन्हें काटता है, डॉग को काटते हैं वो जो इंसेक्ट्स हैं। तो डॉग क्या करता है बेचारा, उन्हें हटा तो पाता नहीं है, वो यहाँ वहाँ भागता है। तो वो कहते हैं कि रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी, कि मेरे लिए नहीं है कि मैं यहाँ वहाँ भागूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो। कहते हैं मैंने अपने समय में कुछ जगहों को देखा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, कि उसने कई जगह को देखा हुआ था, मतलब जो डॉक्टर थे वो कई जगह पर उन्होंने विजिट की हुई थी। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। अब राइटर यहाँ बता रहे हैं कि हमारे गाँव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फॉर वन ऑफ देम। वो कहते हैं कि आओ हमारे गांव में विज़िट करो, मैं आपको रॉ मैंगोस दूंगा, कि मैं अपने यहाँ से जो पेड़ हैं उन पर से रॉ मैंगो दूंगा। रॉ का मतलब होता है कच्चे, अनराइप मैंगोस दूंगा। डू नॉट ईट इट। लेकिन यहाँ राइटर ये भी कहते हैं कि उन्हें मत खाना, जस्ट टेक अ बाइट, द सोरनेस इज सोर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांध्र। कहते हैं कि इतने खट्टे हैं वो, इतने खट्टे हैं कि तुम जस्ट एक बाइट ही करोगे तो क्या होगा कि उसकी जो खटास है तुम्हारे ब्रह्म रंध्र तक जाएगी। अब ब्रह्म रंध्र यहाँ एक वर्ड है, ये भी कन्नड़ा का वर्ड है, और इसका मतलब है द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन जॉइन टुगेदर, है कि जो बच्चे होते हैं उनके स्कल का सॉफ्ट पार्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। तो सीधा ब्रह्मरंध्र में जाएगी। आई ओनली टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। वो अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ बताता है राइटर कि मैं एक बार एक ही आम ले गया था और मैंने उसकी चटनी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने उसे खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वॉज when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit। कि जब मैं उस फ्रूट को घर ले गया और जब हमने उसकी चटनी बनाई तो क्या हुआ
कि हम सब को कफ हो गया, ठीक है। और कफ से क्या हुआ फिर कि इतना कफ हो गया कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और तब डॉक्टर ने हमें इस फ्रूट की ये स्पेशलिटी बताई। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। कि जिस तरह यहाँ के आम स्पेशल है, ऐसे ही हमारे गांव की हर चीज़ स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। कि हमारा जो गांव का जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उसमें क्रीपर्स, क्रीपर किसे बोलते हैं, बेल को, कि बेल उगती हैं। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। कि उसके जो फूल हैं वो बहुत ही सुंदर है। फीस से यहाँ मतलब है लवली। गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। वो कहते हैं कि जब भी तुम नहाने के लिए पॉन्ड पर जाओ तो तुम्हें क्या करना है, उस क्रीपर की 2 पत्तों को तोड़ कर ले आओ, तो तुम्हें दोपहर के खाने को कैसे सर्व किया जाए उसकी चिंता नहीं होगी। यहाँ राइटर ये बताना चाहता है कि लोग क्या करते थे कि क्रीपर की जो लीव्स थी वो चौड़ी चौड़ी होती होंगी, जिन्हें तोड़कर लाकर उसी पर वो दोपहर का खाना खाते थे। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। राइटर कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें भटका रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। ऐसा ही होता है जब हमारे गांव की बात आती है। बट इनफ इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। कहते हैं कि लेकिन अगर तुम में से कोई भी मेरे गांव में घूमने आना चाहते हो तो जस्ट एक लाइन लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर। कि मैं तुम्हें तभी ये बताऊंगा कि होसाहली कैसा है और कहाँ है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? कि किसी जगह के बारे में जानने का सबसे सही तरीका क्या है कि हम खुद वहाँ जाकर विजिट करें। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। अब राइटर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जो लगभग 10 साल पहले हुआ था। देखो ये जो स्टोरी है ये ब्रिटिश टाइम की लिखी हुई है, उसको लेकर इसमें बताया गया है, और उससे भी 10 years पहले की बात यहाँ पर बताई जा रही है। We did not have many people who knew English then। राइटर कहते हैं कि उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। कि हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा था। इट इज़ डिफरेंट नाउ। लेकिन आज सब कुछ यानी 10 साल बाद सब कुछ बदल गया है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। कि अब तो बहुत हैं जिनको इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। कि छुट्टियों में जब गांव जाएं तो आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो गलियों में खड़े होकर इंग्लिश में बातें करते नजर आएंगे। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। राइटर कहते हैं कि उन दिनों अगर हमें इंग्लिश आती भी थी, किसी को आती भी थी, तो वो क्या करते थे, वो इंग्लिश के उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते थे। कब? जब वो अपनी ही लैंग्वेज में अपनी मदर टंग में जब वो बात करते थे कन्नड़ा में, तो बिल्कुल भी इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ नहीं करते थे। लेकिन 10 साल बाद बहुत चेंज आ गया। और ये चेंज क्यों आया? क्योंकि अब काफ़ी लोग अपने बच्चों को बाहर इंग्लिश पढ़ने के लिए भेजते हैं। मीन्स आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के रूल का इंडियन पीपल पर कितना इन्फ्लुएंस था कि अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा उन्होंने जो फॉरेन लैंग्वेज थी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी थी। एंड दे स्टार्टेड फीलिंग प्राउड, है ना, इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को बोलना, उनके अंदर एक प्राउड की फीलिंग आती थी कि हाँ भाई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। व्हाट हैज़ हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। राइटर कहते हैं जो हो रहा था ये बड़ा डिसग्रेसफुल था। डिसग्रेसफुल मीन्स शेमफुल, अपमानजनक। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। कि अगले दिन मैं रामा राव के घर गया और वहाँ क्या था, व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जहाँ वो लकड़ी का एक बंडल ऑफ फायरवुड का मतलब है एक लकड़ी की गट्ठी लेकर आए। ठीक है, फायरवुड होता है जलाने की लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी लेकर आए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। अब रामा राव का जो बेटा था वो उस लकड़ी की पेमेंट देने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन
हाउ मच शुड आई गिव यू? रामाराव के बेटे ने आकर जो लकड़ी लेकर आई थी लेडी जो बेच रही थी उससे पूछा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? 4 pice, she said. उस औरत ने कहा 4 पैसे. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. तब रामाराव के बेटे ने उस लेडी से कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है और तुम अगली सुबह आना. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. अब वो बेचारी गरीब औरत वो चेंज जो कि इंग्लिश का वर्ड था इसका मीनिंग जानती नहीं थी और बेचारी मटरिंग करते हुए मीन्स अपने आप से बातें करते हुए चली गई क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि वो चेंज वर्ड से वो क्या कहना चाहता. उसे समझ नहीं आया क्योंकि ये तो इंग्लिश का वर्ड था. आई टू डिड नॉट नो. अब जो राइटर है वो कहते कि मैं भी नहीं जानता था कि चेंज का मीनिंग क्या है. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it means. कि बाद में जब मैं रंगा के घर गया और मैंने रंगा से पूछा जाकर चेंज का मतलब, तब मुझे समझ आया कि चेंज का मतलब क्या है. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. राइटर कहते हैं कि उस वक्त ये इंग्लिश जो कि एक प्राइजलेस कमोडिटी मानी जाती थी उस वक्त, इंग्लिश लैंग्वेज, वो उस वक्त हमारे गांव में डिकेड एगो नहीं थे. डिकेड का मतलब होता है 10 साल, कि 10 साल पहले हमारे गांव में इंग्लिश का इतना प्रचलन नहीं था. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. इसलिए जब रंगा वापस आया था बेंगलोर से, ये एक बहुत बड़ी इवेंट बन गई थी विलेज में. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम. लोग उसके घर के दरवाजे तक पहुंच गए थे ये कहते हुए कि अरे अकाउंटेंट का बेटा पढ़कर आया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर इट सीम्स एंड कम रंगा इज हेयर लेट्स गो एंड हैव अ लुक. लोग ये कह के कि अरे ये बेंगलोर पढ़ने गया था और वहाँ से आया, चलो चलो देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, वो कैसा दिखता है. अब इन लाइनों से क्या लगता है कि लोगों को लगता था कि जब कोई बाहर जाएगा तो उसके अंदर वहाँ का इफ़ेक्ट आएगा, उसके लुक्स चेंज हो जाएंगे, उसके बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें नोटिस करने के लिए जो गांव के लोग थे वो इकट्ठा होकर वहाँ जाते हैं. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर. कि जब मैंने कौन है यहाँ, राइटर कहते कि जब मैंने लोगों की भीड़ को इस तरीके से कोर्ट या रंगा के घर की तरफ जाते देखा तो मैं भी वहाँ जाकर खड़ा हो गया और मैंने पूछा वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, कि ये सब लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं. देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई बंदर का नाच नहीं हो रहा है. अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? एक लड़का जो जिसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई सेंस ही नहीं है, उसमें ब्रेन ही नहीं है, सोचने की शक्ति ही नहीं है उसमें, वो बड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है, इनफ टू हियर एवरीवन, इतनी ऊंची आवाज़ में बोलता है कि सबको सुनाई देती है उसकी आवाज़. जब मैंने ये पूछा कि यहाँ लोग क्यों आ रहे हैं, यहाँ कोई बंदर का नाच तो नहीं हो रहा, तो उस लड़के ने जवाब में क्या कहा बड़ी ऊंची आवाज़, उसने कहा तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो. अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर. अरे वो लड़का इतना यंगस्टर मीन्स इतना छोटा, इतना यंग, इतना इमेच्योर, और उसमें कोई मैनर ही नहीं था, तमीज़ ही नहीं थी. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. इन सब चीज़ों के बारे में सोचना तो अब जैसे बीती बात हो गई थी और I kept quiet, मैं चुप रहा. Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. जब रंगा ने देखा कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो वो मुस्कुराता हुआ बाहर आया. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. कि had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta.
कि अगर सब लोग वहाँ आ जाते तो वो जगह बिल्कुल इस तरीके से हो जैसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हो। ब्लैक होल मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर सब समा जाएं। थैंक गॉड इट डिड नॉट, शुक्र है ऐसा नहीं था। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. When he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes, and said, "The Janevra is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. अब क्या होता है यहाँ, जो राइटर वो कहते हैं कि अगर यहाँ कैलकाटा का अगर ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल वो जगह होती है, स्पेस में ब्लैक होल होता है जहाँ पर कहते हैं कि हर चीज़ समा जाएगी ब्लैक होल में। तो ये कहते हैं यहाँ पर जो राइटर है वो इससे कंपेयर कर रहा है कि जो कैलकाटा का, दिस इज़ अ ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, कि अगर ये ब्लैक होल होता है तो क्या होता, सब यहाँ पर पूरी की पूरी कैलकाटा समा जाती। तो कहते हैं एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी द रंगा, कि सभी लोग बहुत सरप्राइज थे रंगा को देखकर जब वो 6 मंथ्स के बाद वापस आता है। और सभी लोग चाहते थे कि वो सबसे पहले रंगा को जाकर देखें। एक जो ओल्ड लेडी वहाँ खड़ी हुई थी, जो रंगा के बहुत करीब खड़ी थी, वो रंगा के पास जाती है, उसके हाथों को पकड़ती है, उसके चेस्ट के ऊपर अपने हाथ फेरती है और उसके आँखों के अंदर झांक कर देखती है। और फिर बड़े ध्यान से देखने के बाद वो कहती है, अरे जनेवरा इज स्टिल देयर, किसने तो अब भी जनेऊ पहना हुआ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ जनेवरा। जनेवरा भी कनाडा का वर्ड है और इसका मतलब होता है सेक्रेड थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मण्स, कि एक ऐसी थ्रेड होती है, एक ऐसी पवित्र थ्रेड होती है, धागा होता है जो ब्राह्मण्स जो होते हैं वो पहनते हैं। तो वो लेडी हाथ लगाकर चेक करती है और कहती है, अरे इसने तो अभी भी जनेवा पहना हुआ है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, वो कहती है अरे इसने तो अपनी कास्ट को अब भी नहीं छोड़ा। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, और उसके बाद ये चेक करने के बाद जो वो लेडी थी वो पीछे हट जाती है और रंगा को उसकी बातों से हंसी आती है। इससे क्या पता चलता है, ये पैसेज हमें ये बताता है कि देखो उस टाइम लोग क्या सोचते थे कि अगर कोई बाहर जाएगा और वो जाकर इंग्लिश पढ़ेगा तो उसमें क्या आएगा, वो अपनी कस्टम्स को, अपनी कास्ट, कस्टम, क्रीड्स, रिलीजन, हर चीज़ को वो छोड़ देगा और उसमें बदलाव हो जाएगा। और सच में ऐसा ही है। अगर आज आप प्रेजेंट की बात करें तो जो बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं उनमें इतना चेंजेस आ जाता है कि वो वहीं के होकर रह जाते हैं, कि वेस्टर्न कस्टम से इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप देखेंगे कि चाहे उन्हें प्रॉपरली बोलना भी ना है इंग्लिश, लेकिन दे स्टिल स्पीक्स इट एंड मोर ओवर दे फॉलोज देयर फैशन, वेस्टर्न फैशन। आप देखिए ज़्यादातर लोग इंडियन जो ड्रेसेस हैं, इंडियन कल्चर को छोड़कर वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई है कि किस तरीके से लोग आकर ये देखना चाहते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आए। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। कि एक बार जब लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है, ये समझ आ जाता है कि रंगा के हाथ, रंगा के पैर, उसकी आँखें, उसका नाक, सब कुछ वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो धीरे धीरे जो क्राउड था वो मेल्ट अवे हो जाता है। मेल्ट अवे का मतलब क्या होता है? मेल्ट अवे का मतलब होता है डिस्पर्स हो जाता है, मीन्स वहाँ से लोग चले जाते हैं। और किस तरीके से मेल्ट अवे हो जाता है? लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। ठीक उसी तरीके से जैसे कि शुगर का लंप, यानी आप कह सकते हैं कि चीनी की कोई बनी हुई टॉफ़ी किसी बच्चे के मुंह में घुलकर एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है। आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा। जब सब चले गए तो मैंने रंगा से पूछा कि तुम कैसे हो। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है? इट वॉज ओनली दैट देन दैट रंगा नोटिस्ड मी। तब रंगा का ध्यान मुझ पर गया। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। कि रंगा मेरे पास आया, उसने मुझे नमस्कार किया था बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और ये कहा था कि मैं
ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस रिस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। यहाँ राइटर रीडर्स का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाह रहा है कि देखो यहाँ रंगा के कैरेक्टर की तरफ ध्यान दो। रंगा के कैरेक्टर में भी कोई चेंज नहीं आया था। वो ठीक इंडियंस की जैसे जैसे इंडियन लोगों का कस्टम है लोगों के पैर छूना, उनके आशीर्वाद को लेना, उसने भी उन सब चीज़ों को अब भी वो फॉलो कर रहा था। ही न्यू व्हेन इट वुड बी to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. यहाँ राइटर उसके कैरेक्टर की तरफ ध्यान दिलाते हुए ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से रंगा ने उस वक्त नमस्कार किया था वो कोई ऑर्डिनरी नमस्कार नहीं था। कहते इस तरीके से नहीं है जो आजकल के लड़के करते हैं। आजकल के लड़के किस तरह नमस्कार करते हैं? विद देयर हेड अप टुवर्ड्स द सन, की सर किस तरफ होता है उनका? बिल्कुल ऊपर की तरफ। स्टैंडिंग स्टिल लाइक अ पोल, बिल्कुल एक पोल की तरह, खंबे की तरफ स्टिफ खड़े रहते हैं, स्ट्रेट खड़े रहते हैं, अपने घुटनों को मुड़ने भी नहीं देते और अपनी बॉडी पे जरा भी जर्क नहीं आने देते। और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई वैंड खड़ी, कोई स्टिक खड़ी, कोई वॉकिंग स्टिक हो। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ राइटर का कि जो आजकल के बच्चे हैं वो झुककर पैरों को छूकर प्रणाम नहीं करते, जबकि रंगा ने ऐसा किया था। नॉर डिड ही merely fold his hands, he bent low to touch my feet. कि रंगा ने न सिर्फ हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया था बल्कि उसने मेरे पैर भी छुए थे। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम। और तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट। और उसके बाद कुछ बातें करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर आया था और उसके हाथों में कुछ संतरे थे। अ जेनरस कॉन्सिडरेट फेलो, वो एक जेनरस का मतलब होता है दयालु, कॉन्सिडरेट फेलो था जो दूसरे को समझ सके। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। मैंने सोचा कि इसके लिए ये सही है कि वो शादी कर ले और सेटल हो जाए और सोसाइटी के लिए कुछ काम करे। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? कि कुछ देर हमने यहाँ वहाँ की बातें की और उसके बाद मैं सीधा पॉइंट पर आ गया। मैंने रंगा से कहा, रंगा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? कि तुमने शादी करने का प्लान कब बनाए, कि तुम कब शादी करना चाहते हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। तब रंगा ने क्या जवाब दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। राइटर ने कहा, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। वो कहता है कि मैं एक अच्छी लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी 6 महीने पहले मैरिज हुई थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड। कि मुझे बताया कि वो 30 ईयर्स का था और उसकी वाइफ 25 ईयर्स की। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। वो कहते हैं कि वो दोनों, उन दोनों में काफ़ी अच्छी बनती थी। कहते हैं कि अगर मान लो मैं किसी यंग गर्ल से मैरिज करता हूँ, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। कि हो सकता है वो मेरी मीठी मीठी बातों को ये मान ली कि मैं गुस्से से बोल रहा हूँ। माने यहाँ जो रंगा है वो ये कहना चाहता है कि वो किसी इमेच्योर गर्ल से शादी नहीं करना चाहता। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। कि उस समय कुछ टाइम पहले ही बेंगलोर में से एक ट्रूप आया था जिन्होंने शकुंतला नाम का एक प्ले किया था।
आप सब जानते हैं शकुंतला कालिदास का लिखा हुआ एक काफ़ी फेमस प्ले है, तो उस प्ले को उन्होंने स्टेज किया था। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग। वो कहते हैं कि दुष्यंत शायद शकुंतला से लव नहीं करता अगर वो बहुत छोटी होती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड इज देयर, वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्लेस। वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, क्या कालिदास का प्ले लिखा जाता। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर। कहते हैं कि अगर किसी को शादी करनी तो किससे करनी चाहिए, एक मैच्योर गर्ल से, ना कि इमेच्योर से। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर। वो कहता है नहीं तो बैचलर रहना ही, बैचलर का मतलब होता है कंवारा, कि कुंवारा रहना ही बढ़िया। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। वो रंगा कहते हैं कि इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। इज़ देयर एनी अदर रीज़न। अब राइटर उससे पूछता है क्या इसके अलावा भी कोई कारण है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। वो कहता है हाँ, कि किसी भी आदमी को किससे शादी करनी चाहिए, जिसे वो एडमायर करता है। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, कि अब अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन अदर, और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनसे राइटर ये कहना चाहता है कि वो किसी इमेच्योर गर्ल से, जिसे सेंस ही नहीं, जिसे शादी वर्ड की समझ ही नहीं है, ऐसी लड़की से वो शादी नहीं करना चाहता। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड। कहते हैं एक तो नीम का फल और ऊपर से करेला। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग। ऐसा कह के रंगा हंसता है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। अब यह राइटर कहते हैं कि मैं बहुत डिस्ट्रेस हुआ। डिस्ट्रेस मीन्स निराश हुआ जब मैंने उस लड़के के विचारों को सुना कि वो लड़का जो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता था, उसने हमेशा के लिए बैचलर रहने की सोच ली है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, कि कुछ देर बातें करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। तभी मैंने अपने मन में एक विचार बना लिया कि मैं इस लड़के की शादी करा कर रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें लेंगे। देखते हैं कि क्या हमारा जो राइटर है वो रंगा की शादी करवा पाता है या नहीं। थैंक यू।